परिचय। एक अध्यापक पहले दिन आपकी कक्षा में आए हैं। आप अध्यापक को क्या कहते हैं? आप सभी अध्यापक को सुप्रभात कहते हैं। मान लीजिए, यदि आपके कमरे में सभी दरवाजे बंद हैं, तो आप कैसे जान सकते हैं कि कोई कमरे के सामने से गुजर रहा है? जी हां, ये आप उस व्यक्ति के पदचाप की ध्वनि सुनकर जान सकते हैं। इस पाठ में हम ध्वनि के बारे में सीखेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। यह समझने में कि ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। वाद्य यंत्रों के बारे में जानना। वाद्य यंत्रों की ध्वनि को पहचानना। यह समझने में कि ध्वनि मनुष्यों द्वारा कैसे उत्पन्न और संचारित की जाती है। यह जानने में कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं। द्रव और ठोस में ध्वनि के संचरण को समझना। मानव कर्ण की क्रियाविधि समझना। कंपन के आयाम, आवृत्तकाल तथा आवृत्ति को परिभाषित करना। प्रबलता तथा तरत्व में विभेद करना। श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियों की व्याख्या करना। शोर और संगीत में भेद करना। ध्वनि प्रदूषण और उसकी रोकथाम के उपायों को समझना। ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। ध्वनि दबाव का विक्षोभ यानी डिस्टरबेंस है, जो किसी माध्यम द्वारा यांत्रिक तरंगों के रूप में संचरण करता है। जब किसी अणु पर बल आरोपित होता है, यह अपनी विराम या साम्य स्थिति से विचलित हो जाता है और अपने निकटवर्ती कणों पर बल आरोपित करता है। ये निकटवर्ती कण अपनी विराम स्थिति से विचलित हो जाते हैं और संपूर्ण माध्यम में यही क्रिया होती है। इससे ऊर्जा एक कण से दूसरे कण में स्थानांतरित होती है और ध्वनि का माध्यम से संचरण होता है। किसी माध्यम में एक कण से दूसरे कण में ऊर्जा के स्थानांतरण के द्वारा ऊर्जा संचरण की अवधारणा को यांत्रिक तरंगे कहते हैं। वह ध्वनि तरंगे जो गतिमान कणों के समांतर गति करती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। हालांकि दूसरी तरह की तरंग उत्पन्न करना भी संभव है। वो तरंगे जो गतिमान कणों के लंबवत दिशा में गति करती हैं, वो अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। यदि ट्रेन के गुजरने के बाद आप पटरी पर कान लगाकर सुने, तो आपको पटरी में कंपन सुनाई देगी। इससे प्रमाणित होता है कि ध्वनि ठोस पदार्थों से होकर संचारित होती है। मनुष्य ध्वनि कैसे उत्पन्न करता है? मनुष्यों में वाक् यंत्र। मनुष्यों में ध्वनि वाक् यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। वह भाग जो कुछ निगलते समय चलता प्रतीत होता है, उसे वाक् यंत्र कहते हैं। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक् यंत्र के आर पार दो वाक् तंतु तानित होते हैं। जब फेफड़े वायु को बाहर निकालते हैं, तो वाक् तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। जब वाक् तंतु तने हुए और पतले होते हैं, तब वाक् ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता उस वाक् ध्वनि से भिन्न होती है जब वाक् तंतु ढीले और मोटे होते हैं। ध्वनि गमन करती है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। एक हवा भरे जार में विद्युत घंटी रखिए। आप विद्युत घंटी की ध्वनि सुन सकते हैं। अब निर्वात पंप की सहायता से इस जार की हवा को निकाल दीजिए। जब आप जार से हवा को निकालते हैं, तो आवाज कम होनी शुरू हो जाती है। पूरी हवा निकल जाने पर आवाज पूरी तरह खत्म हो जाती है। इस प्रयोग से प्रमाणित होता है कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है।
ध्वनि ठोस माध्यम से गमन करती है। अपने दोस्त से मेज के एक सिरे पर छड़ी से मारने के लिए कहिए। मेज के दूसरे सिरे पर आप कान लगाए रखिए। जब आपका दोस्त मेज को मारेगा तो आपको दूसरे सिरे पर उसकी ध्वनि सुनाई देगी। इससे प्रमाणित होता है कि ध्वनि ठोस माध्यम में गमन करती है। ध्वनि गमन करती है। ध्वनि वायु में गमन करती है। आप जो सुनते हैं वह वायु के माध्यम से ध्वनि का संचरण है। यदि किसी कमरे में वायु ना हो तो हम ध्वनि नहीं सुन सकते। हम सभी उड़ते हुए विमानों की ध्वनि सुनते हैं। यह ध्वनि वायु गैस में ध्वनि के संचरण के कारण हमारे कानों तक पहुंचती है। ध्वनि जल में गमन करती है। घंटी को पानी से भरे बीकर में रखकर बजाएं। आपको ध्वनि सुनाई देगी, जो कि इस बात की पुष्टि करता है कि ध्वनि द्रव में संचरण कर सकती है। डॉल्फिनों के बीज संचार से भी ये पुष्टि होती है कि ध्वनि द्रव में संचरण करती है। हम ध्वनि को अपने कानों से सुनते हैं। कान के बाहरी भाग की आकृति कीप की तरह होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है, जिसके सिरे पर एक पतली झिल्ली दृढ़ता से तनित होती है। इसे कर्णपटह कहते हैं। ध्वनि कंपन से कर्णपटह कंपित होते हैं और कर्णपटह कंपन को आंतरिक कर्ण में भेज देता है। आंतरिक कर्ण से यह मस्तिष्क में जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि सुनते हैं। आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति। आयाम ध्वनि उत्पन्न होने के समय होने वाले शोर या कणों के अधिकतम विस्थापन को ध्वनि का आयाम कहते हैं। जब कंपन का आयाम अधिक होता है तो उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। ध्वनि की आवृत्ति। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज यानी HZ में व्यक्त करते हैं। प्रबलता तथा तारत्व। प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। यदि आयाम 2 गुना होता है तो प्रबलता 4 गुनी हो जाएगी। प्रबलता को व्यक्त करने वाला मात्रक है डेसिबल। निम्न तालिका विभिन्न स्रोतों से आने वाली ध्वनियों की प्रबलता के बारे में बताती है। 80 डेसिबल से ज्यादा प्रबलता वाली ध्वनि मनुष्य के लिए कष्टप्रद हो जाती है। तारत्व। अपनी और अपने अध्यापक की ध्वनि की तुलना कीजिए। क्या इसमें कोई अंतर है? यदि दोनों ध्वनियां प्रबलता में समान हों तो भी उनमें कुछ भिन्नता होती है। ध्वनि में यह अंतर तीक्ष्णता या तारत्व के कारण है। यदि ध्वनि की आवृत्ति उच्च है तो इसका तारत्व या तीक्ष्णता उच्च होगी। यदि कंपन की आवृत्ति निम्न होगी तो तारत्व या तीक्ष्णता निम्न होगी, जैसे कि ड्रम का कंपन। श्रव्य ध्वनियां। हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनियां ही सुन सकते हैं। इन ध्वनियों को श्रव्य ध्वनियां कहते हैं। पराश्रव्य ध्वनियां। गिलहरियां एक दूसरे से 20,000 से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि में संवाद करती हैं। इन ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनियां कहते हैं। कुत्ते और व्हेल में पराश्रव्य ध्वनियां सुनने की क्षमता होती है। पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग विभिन्न अंगों का स्कैन करने के लिए भी किया जाता है। अश्रव्य ध्वनियां। जिन ध्वनियों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। संगीत और शोर। वह ध्वनि जो सुनने में सुखद हो उसे संगीत कहते हैं। हमारे पास विभिन्न यंत्र हैं जो सुखद संगीत उत्पन्न करते हैं। शोर। वह ध्वनि जो सुनने में कष्टकारी हो उसे
शोर कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक शीशे का कप टूटता है तो शोर होता है। ध्वनि प्रदूषण और इसकी रोकथाम। वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनि की उपस्थिति को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारण हैं वाहनों की ध्वनि, पटाखे एवं अन्य विस्फोटक मशीनें, लाउडस्पीकर इत्यादि। तेज आवाज में चलने वाला टीवी और रेडियो, कुछ रसोई के उपकरण, डेजर्ट कूलर, वातानुकूलक ध्वनि प्रदूषण के कारण बनते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। ध्वनि वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती है और यह किसी भी माध्यम में सभी दिशाओं में गमन करती है। किसी वस्तु के इधर उधर या आगे पीछे गति करने को कंपन कहते हैं। मनुष्यों में ध्वनि वाक्यंत्र या कंठ से उत्पन्न होती है। ध्वनि को गमन करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। हम अपने कानों से ध्वनि सुनते हैं। स्थिति को कंपन का आयाम कहते हैं। किसी वस्तु की इधर उधर गति करने को दोलन गति कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले कंपन या दोलन को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। किसी वस्तु की आवृत्ति को हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं। कंपन का आयाम जितना ज्यादा होगा, ध्वनि उतनी ही तीव्र होगी। कंपन की आवृत्ति जितनी अधिक होगी, ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व उतना ही ज्यादा होगा। मानव कर्ण के लिए श्रव्य ध्वनि की सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनि की उपस्थिति को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारण हैं वाहनों की ध्वनि, पटाखे एवं अन्य विस्फोटक, मशीनें, लाउडस्पीकर इत्यादि।